तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 4 प्रेमोनिशन एंड ट्यूशन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में ईगो ने क्या था, अपने वेपन्स आइडेंटिफाई करने के लिए जिन्हें यूज़ करते हैं एनिमी टीम के खिलाफ उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसका जितने वहाँ पे प्लेयर्स थे सब अपने वेपन्स बताना शुरू कर लेते हैं। बट ईसाई को कोई आइडिया नहीं था कि उसके पास वेपन था भी या फिर नहीं। और उनमें से एक और प्लेयर था चिगिरी, वो अपने वेपन को बताने से मना कर देता है। और वो ट्राई कर रहे थे अपने सबके वेपन्स को यूज़ करने के इफेक्टिवली। और उनमें से जो एक कौन था उन्हें एक स्ट्रेटजी बताता है जिससे सभी वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं और इसको नाम देता है नेक्स्ट अप इट्स मी। और इसके बाद वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और वो सभी लोग साथ में काम कर रहे थे। एज अगर एक मैच को हार जाते हैं तो उनका सफ़र वहीं पे बंद हो जाता और ये अगर कैरियर था उन्हें अपना एंड करना पड़ता। लेकिन इसागी अभी भी सोच रहा था, उसको वहाँ पे आके एक वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो इनक्रीज नहीं हो रहा था। एज के पास कोई भी वेपन नहीं था जिसके लिए वो प्राउड फील कर सके और इसी वजह से वो अपसेट फील कर रहा था। और तभी यहाँ पे कुनिगामी आता है उसे थैंक यू कहने उसके पास के लिए। उसके पास की वजह से ही वो गोल कर पाया था। तो उस पर इसागी उससे पूछता है कि वो सॉकर क्यों खेलता है या फिर सॉकर खेलते हुए वो क्या सोचता है। तो उस पर उसे कुनिगामी कहता है कि वो हमेशा से एक सॉकर सुपर बनना चाहता है, क्योंकि बचपन से उसे कोई भी सुपर हीरोज़ या फिर एक्टर पसंद नहीं थे। और हमेशा से आइडलाइज करता है स्ट्राइकर्स को जो कि स्कोर करते अपनी टीम के लिए विन जिताते हैं, क्योंकि वो फिक्शनल नहीं थे और रियल लाइफ सुपर थे उसके लिए, जिसकी वजह से उसे कॉलेज मिलता है और वो उन लोग की तरह बनना चाहता है और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इस चीज़ से इसागी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि जो कुनिगामी का रिजॉल्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हमें दिखते हैं ब्लू रॉक के कुछ एडिशनल रूल्स, जहाँ पे कोई प्लेयर स्कोर करता है गोल को उसको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें वो कन्वर्ट करते हैं प्राइजेज में, जो कि इंक्लूड करते हैं फ़ोन, बेड और यहाँ तक कि आप एक दिन बाहर भी रह सकते हैं ब्लू लॉक के। तो जो कुनिगामी था अपने पॉइंट्स के बदले एक खाने की आइटम लेता है जिसे आदि ईसाई को दे देता है। ऐसे गोल में ईसाई का भी बहुत बड़ा रोल था और पूछता है इसागी से उससे बॉल पास क्यों की थी। एज उस टाइम पे उसके पास बहुत ज़्यादा डिफेंडर्स थे, बल्कि जो राइची बिल्कुल ओपन था और जो इसागी को ये चीज़ खुद पता नहीं थी। एज जो एक्शन उसके लिए एक रिफ्लेक्स था और वो क्या था कि उसने बस गोल को स्मेल कर लिया था। तो कुनिगामी को लगता है कि उसने गोल को स्मेल किया था, ये उसका वेपन हो सकता है, या फिर जो उसने इंस्टेंट डिसीजन उस टाइम पे लिया था ये उसका एक वेपन होगा। और इसी कंसिडरेशन की वजह से जो इसागी था वो चेयर अप हो जाता है और वो प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट टीम को जीतने के लिए। और इसके बाद जो बिल्डिंग 5th का 4th मैच था टीम वाई और टीम जेड के बीच में वो स्टार्ट हो जाता है। और दोनों टीम ही जीत के लिए डेस्परेट थी। आज उनके लास्ट मैच थे वो से हार चुके थे। और हम देखते टीम वाई की स्ट्राइकर ओहाका हिबिकी को, और टीम जेड का एक ऑफेंसिव सिस्टम था जिसमें जितने वेपन्स थे वो सबको यूज़ करने वाले थे। और इसको कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए वो डिसाइड करते हैं फिर टाइम को डिवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड स्ट्राइकर बनने के लिए अपने टर्न का इंतजार करेंगे। और एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही बंदा स्ट्राइकर बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही पूरी टीम उसको सपोर्ट करेगी और जो बाकी पोजीशंस थी उसे क्लॉकवाइज चेंज करेगी। और इस वजह से उन सबको इक्वल चांस मिलेगा अपने वेपन को शो करने के लिए। लेकिन उनकी टीम में जो लेमन था वो डिसाइड करता है गोल कीपिंग करने का। एज उसके अलावा किसी को भी एक्सपीरियंस था गोल कीपिंग में, और जो चिरी था वो डिसाइड करता है बस डिफेंस करने का। और उन दो के अलावा सब डिसाइड करते हैं हर 10 मिनट में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करने का। और इनका ऑपरेशन था नेक्स्ट अप इट्स मी, वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। और जो पहली टर्न थी सेंटर फॉरवर्ड बनने की वो बाचिरा की थी और इसका वेपन था ड्रिबलिंग, और इसकी मदद से बहुत आगे तक चले जाता है। लेकिन जो एनिमी टीम थी वो 3% का यूज़ करती है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को वहीं रोकने के लिए। और ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जो अपने एनिमी टीम थी वो वहाँ पे प्लान करके आई थी, एज वो भी हार नहीं चाहती थी। तो टीम जेड का प्लान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, जितने भी प्लेयर्स थे सबके वेपन यूज़ करने का। और जो वहाँ पे टीम वाई थी उनका पहले डिफेंड करने का और जितने भी वेपन्स थे सबको नलीफाई करने का। लेकिन जो टीम जेड थी उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स थे और अगर इस तरह कीप अप करते रहे तो उन्हें एक ओपनिंग मिल जाएगी। और इस तरह 10 मिनट पास हो जाते हैं और अब टर्न थी कुनिगामी की।
तो कुनिगामी का वेपन था उसके लेफ्ट फुट का मिड रेंज का शूट और वो पेनल्टी एरिया में जाके एक शॉट लेता है। बट जो एनिमी टीम थी इसे बहुत ज़्यादा इजीली डिफेंड कर लेती है। वह जो टीम वाई थी वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करी था अटैक करने का और उनका सेंटर फॉरवर्ड ओ कावा था वो तो डिफेंड भी नहीं कर रहा था। तो जो कुनिगामी था फिर से एक शॉट ट्राई करता है और फिर से टीम वाई थी उसे आराम से डिफेंड कर लेती है। और इस बार जो बॉल था वो टीम वाई के मेंबर निको मिलता है और ये देखिए जो ओ कावा था कोई तरफ दौड़ना शुरू कर लेता है और इसी जाई को समझ आ जाता है कि कभी भी टीम वाई को ओवरवेल्म नहीं कर रहे थे और वो जान पूछ के गोल के पास उन्हें बुलाया था ताकि उन्हें ओपनिंग मिल जाए और कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। और वो बॉल पास करता है ओ कावा को जो कि बहुत ज़्यादा ईजिली गोल स्कोर कर लेता है। और ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी साई को कि टीम वाई जान पूछ के गोल के पास खेल रही थी ताकि उनके अटैक को डिफेंड करके वो बॉल को स्टील कर ले और अपना काउंटर अटैक शुरू करें। और जो ओ कावा का वेपन था वो उसकी आउटस्टैंडिंग शूटिंग थी जिसकी वजह से वो आराम से गोल कर रहे थे। तो जब तक उसको रोक नहीं सकते तो उनके पास कोई भी चांस नहीं था जीतने का। तो एक गोल हो चुका था तो बस एक ही गोल था इसलिए उनकी टीम फिर से रिग्रुप हो जाती है। और इस बार टर्न थी क्वान की जिसका वेपन था जंप करने का, लेकिन जो निको था उनसे फिर से बॉल को छीन लेता है बट स्टिल वो फिर से अटैक नहीं करता है बट वो आपस में ही बॉल को पास करना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि अब टीम वाई एक गोल कर चुकी थी तो वो अटैक नहीं करते हैं बस इस तरह पास करके वो पूरा फर्स्ट हाफ को एंड कर लेते हैं। और इससे जो राइची बिल्कुल ही खुश नहीं था एज जब उसकी टर्न थी फॉर बनने की वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया एज बॉल उनके पास कभी आया ही नहीं और ज़्यादा पुश भी नहीं करते हैं। अगर बॉल जाता हो कावा के पास तो एक गोल स्कोर कर सकता है और इसलिए उनकी उम्मीद थी उनको बराबर करने की वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो डिसाइड करते हैं सेकेंड हाफ को एग्रेसिवली खेलने का, लेकिन जो चगीरी था उन्हें क्या था कि उनका प्लान कभी काम नहीं करेगा और इन्हें जीतने के लिए बच्चीरा कुनिगामी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट वहाँ पे इस बात को कोई नहीं मानता ऐसे अगर हम प्लान को भी चेंज करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो डिसाइड करते हैं अपने ऑपरेशन को रिज्यूम करने का, लेकिन इस आगे भी सोच रहा था कि उनका प्लान था वो काम करेगा और क्या वो सच में इस गेम को जीत पाएंगे। और इसका सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे टीम वाई स्टिल अपने पास बॉल रख रही थी, लेकिन टीम जेड का एक मेंबर था इमामुरा योदाई उसकी एफर्ट की वजह से गागामुरा गैन बॉल को ले लेता और अब टाइम थी गेंद की सेंटर फॉरवर्ड बनने की और जो इस फॉर्मेशन थी उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। और इसकी फॉर्मेशन में इस आगे एक विंग पे था तो इस आगे बॉल पास करता है बट वो बॉल को ओवरहिट कर लेता है, लेकिन जो गेंद का वेपन वो उसकी एजिलिटी थी जिसकी मदद से वो बॉल को हिट करता बट वो गोल को ज़रा सा मिस कर लेता। लेकिन अब साई को लग रहा था कि वो गोल कर सकते हैं बट तभी उससे एक प्रॉमिनेशन होती है और उसे लगता है कि उनका चांस था वो डिजास्टर में बदल सकता है और बॉल के पास आएगी तो उन पे काउंटर हो सकता है। तो वहाँ पे एक कॉर्नर था तो जितने भी प्लेयर थे और एक पोजीशन पे आ जाते हैं और इनका पहला चांस था गोल स्कोर करने का, लेकिन तभी साई को फिगर आउट कर लेता है उसे प्रॉमिनेशन क्यों हो रही थी। और हम देखते हैं कि जितने भी उनके चांस बन रहे थे उसे एक ही बंदा क्रश कर रहा था और जो बॉल थी वही पास एक ही बंदा कर रहा था। जितनी भी टीम वाई थी उसे बस एक प्लेयर कंट्रोल कर रहा था और वो था निको और उसकी वजह से साई को पहले से अनइजी प्रॉमिनेशन हो रही थी और सही में जो बॉल था वो इस तरफ आ रहा था, लेकिन जो इस सागी था वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच के उस बॉल को ले लेता और ट्राई करता है शूट करने का, लेकिन जो निको था उसे डिफ्लेक्ट कर लेता बट गेंद किस तरह गोल कर लेता। अब जो दोनों टीम का स्कोर था वो बराबर हो चुका था और ईसाई की वजह से ही वो टीम जीते जीते रह गई थी। तो उसे पता लग गया था क्योंकि जो आइज़ बिल्कुल सेम थी मन जो एबिलिटीज़ थी वो लगभग एक ही तरह की थी, पर उसे निको क्या था कि वो जो गेम कंट्रोल में था और उसे कभी नहीं जीत सकता। लेकिन जो सागी था वो इसके लिए बिल्कुल तैयार था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और आज का एपिसोड काफ़ी सही था और एक जो स्पोर्ट्स की एनिमे थी उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा अजीब होता है, बट जो ये एनिमे है ये और स्पोर्ट्स से काफ़ी अलग है। इसमें ज़्यादा ध्यान उनकी एबिलिटीज़ पे दिया गया है स्पोर्ट्स से ज़्यादा। और हम देखते सारे कि इसमें जो वेपन्स थे उनको जो कि उसका इंट्यूशन और प्रॉमिनेशन थी, तो देखते हो उसमें आगे क्या कर पाता है और ये मैच जीतते या फिर नहीं। तो आज तो इतना ही है, तो मिलता है आपसे बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।